गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं बच्चे आप लोग। देखिए बच्चों, हमने जो इसका पहला जो भाग पढ़ा था हमारी बदलती पृथ्वी, इसमें मैंने आपको पृथ्वी की प्रॉपर्टी, कितने भाग होते हैं, मतलब अंतर्जनित और बहिर्जनित के बारे में बताया था। उसके बाद में हमने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और मैंने दो प्रयोग भी आपको बताए थे कि किस प्रकार से भूकंप पृथ्वी पर आता है तो क्या घटित होता है, और किस प्रकार से जो मैग्मा होता है वो पृथ्वी के अंदर गति करता है। तो दोनों प्रयोग आपने देख लिए होंगे पहले भाग के वीडियो में। अब हम इसका दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। इस चैप्टर का हम दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। ये आपके सामाजिक ज्ञान में जो भूगोल है उसका तीसरा चैप्टर है, ठीक है बच्चों। तो हमने भूकंप के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था कि भूकंप का एक प्रयोग बताया था कि किस प्रकार से भूकंप आता है तो पृथ्वी पर कैसी स्थिति होती है। तो आज हम भूकंप के बारे में और थोड़ा सा देखेंगे। भूकंप हमने एक प्रयोग के माध्यम से बताया था। स्थल मंडलीय जो स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर, प्लेटों के गति करने पर क्या होता है, कंपन। क्या होता है, कंपन होता है। गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। किसकी सतह पर, पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, कंपन होता है, ठीक है। और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। और जो यह कंपन होता है, ये जो कंपन हो रहा है, यह कंपन पृथ्वी की सतह के चारों ओर गति कर सकता है। समझ में आ रहा है। एक कंपन होता है स्थलमंडलीय प्लेटों की गति से, जो पृथ्वी के अंदर स्थलमंडलीय प्लेटें होती है उनसे गति होती है। गति करने पर पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, कंपन। यह कंपन पृथ्वी की सतह के चारों ओर गति कर सकता है, मतलब चारों ओर होता है, एक जगह ही नहीं होता, चारों तरफ ही होता है। इस कंपन को ही भूकंप कहते हैं। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप कहते हैं, मतलब जो एक कंपन हो रहा है इसको ही हम क्या कहेंगे, भूकंप। जैसा कि पिछले मैंने बताया था आपको एक प्रयोग में कि हमने क्या करा था, एक बर्तन लिया था, उसमें पानी रखा था, पानी के बर्तन को ढक दिया था, और ढके हुए बर्तन की प्लेट पर हमने चम्मच, कुछ मोती के दाने, कुछ मटर के दाने रख दिए थे। जैसे पानी में उबाल आता है तो ढक्कन क्या होता है, उठने लगता है, मतलब उस उबाल से वो धक्का लगता है, बल लगता है। बल लगने से क्या होता है कि वो ढक्कन उठता है और उसके जो दाने हैं वो गिर जाते हैं, और जो चम्मच रखी रहती है उसके अंदर क्या होता रहता है, ध्वनि वाला कंपन होता रहता है, मतलब आवाज होती रहती है, ध्वनि कंपन होती रहती है। तो यही स्थिति बच्चे, जब भूकंप आता है तो यही स्थिति भूकंप की उस समय पृथ्वी की होती है कि जब पृथ्वी की सतह के ऊपर भूकंप आता है तो जो मकान बने होते हैं वो आपको देखा है ना, हिलने लग जाते हैं कंपन से, या कई जगह इतनी तीव्रता होती है कि मकान भी क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो यही जो कंपन है, यही जो गति है वो क्या कहलाती है, भूकंप कहलाती है, ठीक है। भू परिपट के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है, भू प्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन क्या होता है, शुरू होता है, आरंभ होता है। जहाँ कंपन आरंभ होता है
उद्गम। उद्गम यानी जहां से शुरू हुआ, उद्गम स्थान कहलाता है। मतलब जहां से भूकंप प्रारंभ होता है तो वो स्थान क्या कहलाता है? उद्गम स्थान कहलाता है। ठीक है, जो पृथ्वी का जो कंपन हुआ जहां से शुरू हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे? उद्गम स्थान कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उद्गम केंद्र के भू सतह पर या भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को उसके निकटतम स्थान को उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र कहते हैं। देखो बच्चों, जहां से कंपन शुरू हुआ वो तो क्या हो गया? उसका उद्गम स्थान। ठीक है, और उद्गम केंद्र के भू सतह पर मतलब जहां से शुरू हुआ उसके पास वाली सतह के उसके निकटतम स्थान को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर जो अधिक्रेन होता है, अधिकेंद्र से अधिकेंद्र से जो भूकंप होता है वो क्या होता है? अधिकेंद्र से जो कंपन है वो तरंगों के रूप में गमन करती है। भूकंप में अधिकेंद्र से जो भूकंप आता है उसमें जो तरंगे होती है उसमें कंपन उसमें जो कंपन होता है वो बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है। उसमें जो कंपन होता है तरंगों के रूप में बाहर की तरफ गमन करता है। गमन करता है। ठीक है, आपने देखा कि जहां से भूकंप शुरू हुआ उसको तो उद्गम स्थान कहेंगे, और जो उद्गम स्थान है उसके निकट के भाग को हम क्या कहेंगे? अधिकेंद्र। और जो अधिकेंद्र से जो भूकंप आता है मतलब अधिकेंद्र से जो आता है बाहर की तरफ उसमें कंपन होता है और तरंगों के रूप में बाहर की तरफ गमन करता है, यानी बाहर की तरफ अधिकेंद्र से बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार से भूकंप हमें महसूस होता है। अधिकेंद्र का जो निकटतम भाग होता है वहां पर क्या होता है बच्चों? बहुत ज्यादा हानि होती है। मतलब जहां से ये उठता है भूकंप, जहां से ये भूकंप उठता है वहां पर बहुत अधिक हानि होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा तीव्रता से उठेगा वहां पर जहां पर होगा, तो इसलिए क्या होगा? वहां पर बहुत ज्यादा हानि होती है। तो देखो, अधिकेंद्र के निकटतम भाग में अधिकेंद्र के निकटतम भाग में निकटतम जो भाग होता है, निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। हानि होती है। सर्वाधिक क्या होती है बच्चों? हानि होती है जो अधिकेंद्र के निकटतम भाग होता है उसमें, और एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ अधिकेंद्र से अधिकेंद्र से जो दूरी बढ़ती है तो क्या होता है बच्चों कि धीरे धीरे जो तीव्रता है वो क्या हो
कम हो जाती है। अधिकेंद्र से जो दूरी बढ़ने के साथ तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। धीरे धीरे इसकी जो तीव्रता है बच्चों को क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्योंकि क्या होता है कि इसमें जो तीव्रता है इसलिए कम होती जाती है कि यहाँ पर इससे अधिकेंद्र से इसकी क्या हो जाती है, दूरी बढ़ने लगती है। दूरी क्या होने लगती है, बढ़ने लग जाती है। जो इसकी तीव्रता है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। तो आपने देखा ना बच्चों कि हम किस प्रकार से इसको आगे हम देखेंगे बच्चों, आगे हम देखने जा रहे हैं कम हो जाती है। उसके बाद में हम इसमें देखेंगे कि अब हम एक भूकंप की उत्पत्ति देखते हैं कि किस प्रकार होती है। हम चित्र के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। चित्र के माध्यम से हम इसकी उसको देखेंगे कि किस प्रकार से भूमि में भूकंप की उत्पत्ति होती है। ये देखो, ये हम एक चित्र बना रहे हैं। इस चित्र में देखेंगे ये तरंगे दिख रही है ना आपको, ठीक है। और ये आ गया आपका, अब ये आ गई ये देखिए चित्र आप, इसमें जो ये है ये क्या कहलाएगी, प्लेट सीमा। प्लेट सीमा दिख रहा है बच्चों आपको, ये क्या कहलाएगी, प्लेट सीमा। ये जो इसका होगा ये होगा अधिकेंद्र, अधिकेंद्र, ठीक है। ये इसका अधिकेंद्र होगा। उसके बाद में देखिए ये जो है यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है ये आपका उद्गम, उद्गम जहां से क्या आ रहा है आपके सामने, उद्गम केंद्र है जहां से भूकंप उठ रहा है, उद्गम केंद्र, ठीक है। यानी कि वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है, वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, उद्गम स्थान कहलाता है, ठीक है। ये हो गया। फिर है भूकंपी तरंगे। ये जो है भूकंपी तरंगे है बेटा, भूकंपी तरंगे। अब देखो ये तरंगे क्या कर रही है, सभी दिशाओं में जा रही है ना ये तरंगे, ऐसे तो नहीं कि कहीं बीच में ही हो रही है। तो ये भूकंपी तरंगे है, समझ में आ गया। तो ये प्लेट सीमा हो गई, भूकंपी तरंगे जो सभी दिशा में बाहर की ओर निकलती है। ये भूकंप की उत्पत्ति इस प्रकार से होती है। ये उद्गम का केंद्र हो गया, ये प्लेट सीमा हो गई यहाँ पर, ये अधिकेंद्र हो गया, ठीक है। उद्गम के पास में क्या होता है, आपको बताया था अधिकेंद्र होता है। और ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, भूकंपी तरंगे है जो चारों दिशाओं में से निकल रही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भूकंप किस प्रकार, अब जैसे उद्गम केंद्र है, यहाँ से भूकंप उठा, ये इसका अधिकेंद्र बिल्कुल पास में हो गया। तो यहाँ से जब भूकंप उठेगा और ये अधिकेंद्र पास है तो ये पास वाले हिस्से में क्या होगा, ज्यादा प्रभावित होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से भूकंप आता है। अब आगे हम देखेंगे भूकंप की तरंगे। देखो बेटा 3 प्रकार की होती है। जो ये भूकंप की तरंगे कितने प्रकार की होती है, भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती है। भूकंपी की तरंगों के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है पी तरंगे, पहला हम बोलेंगे पी
तरंगे, जिनको कि क्या कहा जाता है, अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे, जो पहली तरंगे होती है इनको पी तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहा जाता है। जो दूसरे नंबर की तरंगे होती है वो एस तरंगे, जिन्हें कि हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे, जिन्हें हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। तीसरी जो तरंगे होती है वो होती है एल तरंगे, यानी पृष्ठीय तरंगे। एल तरंगे यानी कि पृष्ठीय तरंगे। या बच्चों अपनी कॉपी में चित्र के साथ में उतार लेना, ये चित्र बना करके कि किस प्रकार से भूकंप का उत्पन्न होता है। तो देखो भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पी तरंगे जिसे अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं, एस तरंगे जिन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, और तीसरी होती है एल तरंगे जिन्हें हम पृष्ठीय तरंगे कहते हैं। तो इस प्रकार से तरंगे 3 प्रकार की होती है। जब भूकंप आता है तो 3 प्रकार की तरंगे उठती है, मतलब ये भूकंपीय जो तरंगे उठ रही है ये चारों तरफ से उठती है। समझ में आ गया बच्चों? अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं इसी में। देखो भूकंप आपने देखा होगा, भूकंप के बारे में जो भविष्यवाणी की जाती है वो जरूरी नहीं है कि सटीक हो, मतलब संभव नहीं है कि आप भूकंप के बारे में क्या कर सके, भविष्यवाणी कर सके। भूकंप अचानक आता है, आपने देखा होगा कि अचानक होने वाली गति को ही क्या कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है। जैसे कि ज्वालामुखी के बारे में कहना मुश्किल है, भूस्खलन के बारे में कहना, उसी प्रकार से हम भूकंप के बारे में भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है। लेकिन यदि हम पहले से ही तैयार रहे तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। देखो भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से ही तैयार रहे तो इसे कम कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों? यदि मान लीजिए हम पहले से ही तैयार रहे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीके से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। जो स्थानीय लोग होते हैं ना, वो कई तरीकों से क्या कर लेते हैं, भूकंप की संभावना व्यक्त करते हैं कि भूकंप आने वाला है। स्थानीय लोग कई तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं वो लोग, भूकंप की संभावना का अनुमान लगा लेते हैं कई तरीकों से। ठीक है, जैसे जानवरों के व्यवहार, जैसे जानवरों के व्यवहार, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, ठीक है, और उसके बाद में तालाब में मछलियों की उत्तेजना, तालाब में
मछलियों की उत्तेजना, ठीक है, और सांपों का धरातल पर आना, सांपों का धरातल पर आना, ठीक है। वो सोचते हैं कि जो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं कि जानवरों का जो व्यवहार है अलग तरीके से होता जाता है। तालाब में जो मछलियां होती हैं उनकी उत्तेजना बढ़ जाती है, ठीक है, तैरने में, और सांपों का धरातल पर आना। ये ऐसा माना जाता है कि ये सब चीजें तभी होती है जबकि क्या आने वाला होता है, भूकंप आने वाला होता है। तो जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका मानना ये है कि ये सब चीजें हो रही है तो इसका मतलब क्या है, भूकंप आने वाला है। तो ऐसे कोई सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि कब आने वाला है, लेकिन इन आधारों पर कह सकते हैं कि भूकंप आ सकता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो भुज है उसमें क्या हुआ था, भूकंप के झटके आए थे, ठीक है। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप आया था। 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप आया था। इतनी तेज रफ्तार से भूकंप आया था भुज के अंदर, आपने देखा होगा कितनी तबाही हुई थी। 26 जनवरी 2001 को आया था, ठीक है। अब हम देखेंगे मुख्य स्थलाकृतियां, मुख्य स्थलाकृतियां, ठीक है। स्थलाकृतियों में देखो क्या है, पहाड़, पठार, मैदान, ठीक है, ये सभी क्या कहलाती है, स्थलाकृतियां कहलाती है। इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। मुख्य स्थलाकृतियां देखो, अपक्षय व अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा, अपक्षय तथा अप्रक्रम दो प्रक्रमों द्वारा अपक्षय अपक्षय है बेटा, और वर्णम नामक अपर्दन दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है, जो हमें दिखाई देती है। दृश्य भूमि लगातार क्या होती रहती है, विघटित। लगातार क्या होती रहती है, विघटित होती रहती है, अपक्षय और अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा। कभी अपक्षय होता है भूमि का, कभी अपर्दन होता है। तो ये जो दो प्रक्रम चलते हैं उससे दृश्य भूमि लगातार क्या होती रहती है, विघटित होती रहती है, मतलब घटती रहती है, विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से, शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है, क्रिया होती है, अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल पवन, भूदृश्य पर जल पवन, जल पवन एवं हिम जैसे
को अपर्दन कहा जाता है। देखो हमने देखा कि स्थलाकृतियां देख रहे हैं जिसका अपक्षय और अपर्दन होता है, ठीक है। दृश्य भूमि पर जो भूमि हमको दिखाई देती है वो लगातार क्या होती रहती है, विघटित होती रहती है, मतलब टूटती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने को अपक्षय की क्रिया होती है। जब पृथ्वी की सतह पर शैलें यानी पहाड़ टूटते हैं, चट्टानें टूटती है, उसे हम अपक्षय कहते हैं। तथा भूदृश्य पर जल के द्वारा यानी जल का तेज बहाव होता है, पवन के द्वारा पवन की गति तेज होती है, और हिम यानी बर्फ के द्वारा विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय को हम अपर्दन कहते हैं। तो आपने देखा अपक्षय और अपर्दन किसे कहते हैं, मतलब जो चट्टानें होती है, शैलें होती है, उनके लगातार टूटने को तो हम क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं, मतलब जो टूटती है सतह पर। लेकिन जो जल के माध्यम से, जो पवन के माध्यम से, जो हिम यानी बर्फ के माध्यम से जो टूटती है, जो घटक क्या होते हैं, क्षय होते हैं, उनको अपर्दन कहा जाता है। तो आपने देखा कि अपक्षय और अपर्दन किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। आगे देखो बच्चों, जब इनका अपक्षय होता है तो क्या होता है, जल के माध्यम से, पवन के माध्यम से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। मतलब जब तेज मान लो बाढ़ आ गई या तेज आंधी आ गई, तेज बहाव से पवन चलती है, तो क्या होता है, ये चीजें एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, ठीक है। इसे निक्षेपित कहते हैं। वायु, वायु यानी हवा या पवन, वायु, जल, वायु, जल आदि अपवर्तित पदार्थ आदि अपवर्तित पदार्थ, अपवर्तित पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। ले जाते हैं, ठीक है, ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं। निक्षेपित कर देते हैं, ठीक है, निक्षेपित कर देते हैं। अपवर्तन में निक्षेपण की ये प्रक्रम अपवर्तन तथा निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। समझ में आया? मतलब क्या होता है कि जो वायु और जल इसके द्वारा जो अपवर्तित पदार्थ है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले
जल के बहाव के द्वारा एक स्थान से फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित कर देते, मतलब एक स्थान पर उसको इकट्ठा कर देते, निक्षेपित कर देते। अपरदन तथा निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। कहीं ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं तो पहाड़ हो जाते हैं, कहीं कम नीचे हो जाते हैं तो पठार हो जाते हैं, कहीं मिट्टी जमा हो जाती है तो मैदान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये स्थलाकृति का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, किसके द्वारा, अपरदन और निक्षेपण के द्वारा। ठीक है बच्चों, आया समझ में आपको यहाँ तक? अब आगे हम देखते हैं देखो विश्व में क्या है, बड़े बड़े जलप्रपात हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ा जलप्रपात है आपको पता होगा कहाँ है। सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो है दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला एंजल जलप्रपात। ठीक है, और इसके अलावा देखो उत्तरी अमेरिका में, कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर जलप्रपात। लेकिन जो सबसे बड़ा है वो कहाँ पर स्थित है आपको बताया मैंने, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, अब हम है नदी के कार्य। अब हम क्या पढ़ेंगे, नदी के कार्य की, नदियां क्या क्या कार्य करती है। नदी के कार्य, नदी के कार्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि नदियां क्या क्या कार्य करती है। देखो बच्चों, नदी के जल के दृश्य भूमि अपरदन होता है। नदी का जो जल है, नदी के जल से दृश्य भूमि अपरदन होता है। मतलब जो नदियां बहती है ना तो वो रास्ता बनाती जाती है, काटती हुई जाती है, पानी क्या करता है, काटता हुआ जाता है, तो उससे अपरदन होता है। ठीक है, अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से क्या होती है, अत्यधिक कठोर शैल या अत्यधिक कठोर शैल या, शैल यानी चट्टाने, शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है। शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। तो यह जलप्रपात बनाती है। समझ में आया? देखो जो नदी है वो जल, उसका जो जल क्या है, दृश्य है, दिखाई देता है। भूमि अपरदन होता है, उससे भूमि का कटाव होता है, अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से या अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो ये जलप्रपात बनाती है। यानी जो ऊपर से गिरती है नदियाँ वो क्या बनाती है, जलप्रपात। जो नदियों से खड़े ढाल से जो जल गिरता है उसे हम क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं, या वो नदियाँ उससे जलप्रपात बनाती है। समझ में आया बच्चों जलप्रपात क्या है, कैसे बनाती है नदियाँ? तो नदी के जल से दृश्य भूमि अपरदन होता है जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो ये जलप्रपात बनाती है। समझ में आया? तो इस प्रकार से जलप्रपात बनता है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, जब नदी
क्षेत्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है, तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। यानी जिधर मोड़ होता है उधर क्या हो जाता है, वो बहने लग जाती है। जब कहाँ बहती है, वो मैदानी वाले भाग में। जब मैदानी वाले भाग में बहती है तो तो वह क्या होता है, मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। आपने देखा होगा ना, ऐसी आकृति बना लेती है नदियां इस प्रकार से। जब बहती है तो इस प्रकार से आकृति बना लेती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को, नदी के इन बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। ठीक है, सर्प की जैसी आकृति बन जाती है। आपने देखा होगा इस तरह से नदियां आकृतियां बना लेती है। जब कहाँ बहती है, वो मैदानों में बहती है। समझ में आया? इसके बाद में जो विसर्प होते हैं, इनके किनारों पे क्या होने लग जाता है बेटा, अपरदन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। ठीक है, जो इसके विसर्पों के किनारों पर अपरदन तथा निक्षेपण शुरू हो जाता है। ठीक है, जो विसर्प होते हैं उस पर क्या हो जाता है, निक्षेपण और अपरदन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, समय के साथ विसर्प लुप्त नदी में कट जाते हैं। समय के साथ विसर्प क्या होता है, लूप के सिरे से निकट आ जाते हैं। विसर्प लूप के सिरे से निकट आ जाते हैं। जो विसर्प बनते हैं वो समय के साथ भी एक अलग झील बनाते हैं, जिसे कि चाप झील भी कहते हैं। अब क्या होता है, जब ये लूप हो जाते हैं, लूप के सिरे के निकट आ जाते हैं, तो एक क्या बना लेते हैं, छोटी सी एक झील बना लेते हैं अलग से, जिसे कि चाप झील कहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, नदी का जो तट होता है उसके बाहर भी नदियां बहने लग जाती है। कभी कभी क्या होता है, जो नदी का तट होता है उसके बाहर भी क्या होने लग जाती है, नदियां बहने लग जाती है। ठीक है, और जो झील बनाई जाती है इसके द्वारा, उसे क्या कहा जाता है, चाप झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो नदियों के जो लूप होते हैं, लूप बना लेती है निकटी, उन्हें क्या कहते हैं, एक झील में उन्हें चाप झील कहते हैं। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में इससे क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। जब नदी के तटों से भी बाहर जल निकलने लग जाता है तो उस समय क्या आ जाती है बच्चों, बाढ़ आ जाती है। क्योंकि पानी की मात्रा ज्यादा है, बहाव ज्यादा हो रहा है, तो क्या हो जाएगी, वहां पर बाढ़ की स्थिति बन जाती है, मतलब कि बाढ़ आने लग जाती है। और महीन मिट्टी में अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ठीक है, और जो इसकी मिट्टी होती है, ये क्या होती है, बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। इसकी जो मिट्टी होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, और क्यों होती है, क्योंकि ये नदियों के द्वारा बहा करके जो मिट्टी लाई जाती है उसका निक्षेपण हो जाता है। देखो, बाढ़ आई, बाढ़ के साथ में मिट्टी, कंकड़, पत्थर सब आए,
वो एक जगह निक्षेपित हो जाते हैं, मतलब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। अब जब वो चीजें इकट्ठी हो गई और तो वहां का स्थान कैसा हो गया, उपजाऊ हो गया। क्या हो गया, उपजाऊ हो गया। तो जिसको कि हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। मतलब मैदानों में जो मिट्टी होती है उसको हम कैसी मिट्टी कहते हैं, नदी के द्वारा बहा कर लाई जाती है, उसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी बच्चों सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, जिसमें की फसलें अच्छी उगाई जा सकती है। उसके बाद में देखेंगे समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, नदी के जो तट होते हैं वो तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते समुद्र तक पहुंचते पहुंचते मतलब जब नदियां समुद्र तक पहुंचती है तो नदी का प्रभाव नदी का प्रभाव धीमा हो जाता है, धीमा हो जाता है। क्यों? क्योंकि कई जगह बढ़ जाती है नदियां। ठीक है, और जैसे समुद्र तक पहुंचती है तो उसका प्रवाह क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। जो नदी होती है वो अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। नदी क्या होती है बच्चों, अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसको कि वितरिका कहा जाता है। जिसको वितरिका कहा जाता है। जब अलग अलग धाराओं में बट गई तो क्या हो गई, वितरित हो गई, विभाजित हो गई। तो अलग अलग धाराओं में क्या हो गई, ये वितरित हो गई, इसलिए इसको वितरिका भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ऐसे होता है। इसमें वितरिकाएं कैसे होती है, एक चित्र के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। इसमें जो वितरिका होती है वो देखो कैसे होती है। ये तो आपकी मान लीजिए नदी है, ठीक है, ये आपका स्थल है और ये क्या है, ये नदियां हैं। इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर आ गई, फिर इधर आ गई। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, वितरिकाएं कहलाती है। तो इनको हम क्या कहते हैं, वितरिका। वितरिका क्या कहेंगे हम, वितरिका मतलब मैदान में अलग अलग जगह पर फैल गई। और ये क्या कहेंगे, डेल्टा। ये क्या बन गया, डेल्टा बन गया, क्या मिट्टी जमा हो गई। और ये क्या है, मुख्य नदी। इसको हम क्या कहेंगे, मुख्य नदी। ठीक है, तो ये हो गई मुख्य नदी, ये हो गया डेल्टा और ये हो गई वितरिकाएं। मतलब नदी क्या हो गई, वितरित हो गई, अलग धाराओं में, अलग अलग धाराओं में बट गई। समझ में आया बच्चों। अब आती है समुद्र की तरंग के कार्य। अब जो हम है समुद्र की तरंग के कार्य आपको बताने जा रहे हैं। इसमें देखो समुद्री तरंग के जो कार्य होते हैं वो अपतन और निक्षेपण तटीय शिलाकृतियां बनाते हैं। ठीक है, और समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती है, जिससे कि दरार विकसित होती है। जब शैलों से टकराती है तो क्या होती है, दरार विकसित होती है। ठीक है, इस टॉपिक को हम यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि इसके आगे बहुत लंबा थोड़ा और टॉपिक है, इसलिए हम इसका जो व्याख्यान करेंगे वो इसके भाग 3 में करेंगे, हमारी बदलती पृथ्वी का। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। क्योंकि इसके आगे हम फिर पढ़ेंगे हिमनद के कार्य और पवन के कार्य। तो बच्चों आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। इसके बाद में जो इसी का जो अगला पार्ट है वो भाग 3 वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।